से और एक बार आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको दिखाई देता ही होगा, वाइवा के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत ज़रूरी होगा। ये आपको थियोरी एग्ज़ाम में भी आ सकता है, वाइवा में भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। पहले तो आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर आपका नाम है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिजल्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आप वीडियो में बने रहिए, मैं ये सब के आंसर्स भी ये शेयर करूँगा, खाली आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्थ क्वेश्चन है पुल एंड पुश फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस, कपल, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा वैरिग्नॉन्स थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वाइवा टीचर्स ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए अभी इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का पहला चैप्टर चालू हो चुका है, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। उसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन था व्हाट इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व इन अ फोर्स सिस्टम, मतलब जैसा कि हम लोग को कोई फोर्स दिया रहेगा जो पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व रहेगा, एक प्लेन में जितने भी फोर्स रहेंगे उसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स में विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट। मतलब उसका ना साइन चेंज करना है, ना उसका डायमेंशन चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। तो उसी को कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स। जब दो फोर्स को मिला के हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो उसमें हम लोग का पहला है, हम लोग के इसमें दो टाइप के फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब क्या? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व इन अ फोर्स सिस्टम, मतलब जितने भी लाइंस है फोर्सेस के एक सिस्टम में, वो सब एक ही प्लेन में जो लाई करते हैं, मतलब जो एक प्लेन में रहते हैं, जितने भी सारे फोर्सेस है लाइंस ऑफ एक्शंस के, वो एक ही प्लेन में ये इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और जो फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि डिफरेंट प्लेन्स में इन्वॉल्व होते, तो उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करने में आपको आसानी होगी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर एक फोर्स दिया हुआ है इंक्लाइंड, ठीक है, एक फोर्स दिया हुआ है इंक्लाइंड, अगर वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री से, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, अगर वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री से, तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब स्प्लिट करेंगे। मेथड ऑफ स्प्लिटिंग फोर्सेस अलॉन्ग विथ टू एक्सिस, मतलब हम लोग को दो एक्सिस से उसको स्प्लिट करना है, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, विच इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग दिखाते हैं इसको। जैसे कि हम लोग इसको ऐसा स्प्लिट करते हैं, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। आगे जो मैं वीडियोस डालूंगा रिजल्टेंट के ऊपर ही डालूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग एक तरफ मतलब ये 60 डिग्री, जैसे ये हम लोग ये दो एक्सिस पे ये करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। और इसको क्या नेमिंग करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अगर समझो, अभी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये एंगल है, इधर 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो इसके बाजू वाला जो फोर्स रहेगा, मतलब हम लोग ने जो स्प्लिट किया, जो बाजू वाला फोर्स रहेगा वो कॉस रहेगा, कॉस का कंपोनेंट रहेगा। जैसे अगर हम लोग इसको P लेते, तो ये P कॉस 60 डिग्री होगा, और ये P साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को ये जो रिजल्टेंट चैप्टर में सिखाऊंगा उसमें ये हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो इसको आप अभी ध्यान दे दीजिए। मैं वैसे वो चैप्टर में भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी भी आप ध्यान दे दीजिए। जब दो फोर्स आपस में स्प्लिट होते हैं,
अलॉन्ग विथ टू एक्सिस विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। उसके आगे है पुल फोर्स। पुल फोर्स जैसे कि अभी एक बॉडी दी हुई है, ये समझो एक बॉडी है, ठीक है। तो ये बॉडी अगर जैसे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, अभी हम लोग बाय सपोज ऐसा फोर्स बना रहे, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अवे फ्रॉम बॉडी, मतलब वो दूर है बॉडी से, तो हम लोग इसको ऐसा दिखा सकते हैं पी फोर्स। देन इट इज कॉल्ड एज पुल फोर्स, मतलब हम लोग इसको पुल कर रहे, खींच रहे, तो इसको बोलेंगे पुल फोर्स। सेम टू सेम पुश फोर्स के लिए, पुश फोर्स के लिए खाली यही ऑपोजिट है। जैसे एक बॉडी है, बॉडी के टूवर्ड्स में जाता है, टूवर्ड्स द बॉडी, जो फोर्स लगता है वो टूवर्ड्स द बॉडी लगता है, तभी तो वो पुश होता है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग पुश फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज टूवर्ड्स द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज पुश फोर्स। अभी हम लोग का उसके आगे का जो क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वैसे इतने ज़्यादा बार पूछते नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस और अबाउट अ पॉइंट, मतलब जैसे एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, ये रॉड दिया हुआ है, इधर एक पॉइंट है, अभी हम लोग को मोमेंट इधर लगाना है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हम लोग को मोमेंट लगाना है, तो जो पॉइंट पे हम लोग घुमाएंगे उसी को मोमेंट पॉइंट बोलते हैं, मतलब फोर्स पॉइंट बोलते हैं या फिर उसका एक्सिस बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से हम लोग उसको घुमा रहे हैं उस पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है। टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस और अबाउट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से जो हम लोग घुमा रहे हैं उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। बस इतना समझ लो, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी कपल क्या होता है, जैसे कि कपल आपको दिखाई दे रहा है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब जब दो फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे एक का 100 न्यूटन है तो दूसरे का भी 100 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट उन लोग ऑपोजिट इन डायरेक्शन है एंड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ऑपोजिट भी है और साथ में मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो उसको कपल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कपल फोर्स कैसे दिखाते हैं, जैसे अभी एक रॉड दिया हुआ है, ड्राइंग पेन बनना चाहिए, ये जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है, हाँ, तो कपल फोर्स हम लोग ऐसा दिखाते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम लोग ऐसा दिखाएंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम लोग ऐसा दिखाएंगे, इस तरफ से, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चंस में लिख के आएगा 100 न्यूटन या 50 न्यूटन, जितना भी लिख के आए वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप वाइवा के लिए देख लीजिए। अभी इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे का क्वेश्चन है वेरिग्नॉस थ्योरम। तो वेरिग्नॉस थ्योरम हम लोग डिस्कस कर, हाँ, तो वेरिग्नॉस थ्योरम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है इन्वॉल्व है, वो जो ये क्या बोलते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व है अबाउट एनी पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व है, मतलब जैसे कि पूरा रॉड दिया हुआ है उस पर जितने भी फोर्सेस है उन लोग का सम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मतलब उसका रिजल्टेंट कितना है उसके इक्वल में होता है अबाउट द सेम पॉइंट, मतलब वही पॉइंट पे उसका रिजल्टेंट कितना आता है और वही पॉइंट पे उसमें जितने भी फोर्स लगे हैं, मतलब उसमें जितने भी फोर्स इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं वेरिग्नॉस थ्योरम। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इधर ही हम लोग का ये फर्स्ट लेसन का इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हो गए। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है सेंट्रॉइड। इसमें खाली दो ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, व्हाट इज सेंट्रॉइड और दूसरा है फॉर्मूलास ऑफ सेंट्रॉइड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फार्मूलाज। इसलिए फार्मूलाज अच्छे से याद करके जाइए, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। फिर अभी चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज द लैमिना थ्रू विच द टोटल एरिया ऑफ द लैमिना इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कि मैंने आपका ये वीडियो लेक्चर बनाया हो, उसमें हम लोग पहले एरिया निकालते हैं, जितना भी अपना कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब लैमिना सेम हो गया, कंपोनेंट्स और लैमिना सेम हो गया, हम लोग को उसका पहले एरिया निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना पड़ता है। तो इसलिए वही दिया हुआ है। सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज द लैमिना थ्रू विच total area of the lamina is supposed to be concentrated. Normally centroid is located at the geometric center of the lamina. तो यही है सेंट्रॉइड का मतलब। उसके बाद उसके फॉर्मूलाज है, उसके फॉर्मूलाज रेक्टेंगल स्क्वायर के लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर स्क्वायर का आप बोल सकते हो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड। फिर उसके बाद सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्वार्टर सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में याद कर सकते हो। हाँ, तो ये रहे फॉर्मूलाज और ये रहे बाकी के फॉर्मूलाज। तो अब हम चलते थर्ड चैप्टर पर। हाँ, तो हमारा थर्ड चैप्टर है इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स। मतलब हम लोग 2 चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी डजंट ट्रांसलेट एंड बॉडी डजंट रोटेट्स, that is body remains at rest, then the body is said to be equilibrium। मतलब बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है, ना घूम रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना वो आगे पीछे हो रहा है, ना उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है एक्सटर्नली, ना इंटरनली कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम के कोई कंडीशंस है, वाइवा के ज़्यादा करके क्वेश्चंस इस पर भी पूछते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कंडीशंस कुछ ऐसे हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब अपने पास कोई भी इक्वेशन रहेगा, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, हम लोग को उसको इक्वल्स टू में 0 लेना पड़ेगा। इक्वल्स टू में 0 लेंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा वो बॉडी। तो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं या फिर वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब इक्वल्स टू 0 होगा। और जो मोमेंट लगेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट कुछ भी हो, तो उसको हम लोग 0 लेंगे। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन है, इसको याद रखिए। अभी उसके आगे फ्री बॉडी डायग्राम, इसके ऊपर भी ओरल के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्किंग करके रखा ओरल के लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिव फोर्सेस, reactive forces and weight of all bodies separating from bodies from their restrictions or support is called as free body diagram। मतलब हम लोग जैसे कोई बॉडी बनाए हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई बॉडी बनाए, उसमें एक तरफ रोलर सपोर्ट है, एक तरफ हिंज सपोर्ट है, हम लोग वो सब को हटा के एक उसके तरफ से फोर्स लगाएंगे, उसको एक फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स, या फिर वो जो सपोर्ट लगाया रहेगा उसके लिए जितने भी रिएक्शंस लगते वो सारे फोर्सेस लगाएंगे। खाली वो हम लोग को सपोर्ट्स हटाने हैं और एक पॉइंट पे उसको बनाना है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये है कंबाइंड एफबीडी डायग्राम, क्योंकि ये बॉडी जुड़ा हुआ है, और ये है फ्री बॉडी डायग्राम। ये है एफबीडी ऑफ अ ब्लॉक, ये जो ऊपर दिया हुआ है, हम लोग इसको सपोर्ट अलग कर रहे हैं इसका, तो एफबीडी ऑफ सपोर्ट अलग लगता है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक अलग लगता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। और कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा है, ये है,
ये कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम है। जैसे कि इसमें दो बॉडी को हम लोग साथ में कंबाइंड करके फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे, एक वेट लगा रहे, और फ्री बॉडी मतलब उसका जो सपोर्ट है उसको अलग से रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। अभी उसके आगे क्या है, सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शंस। अभी हम लोग का पहला सपोर्ट कौन सा है, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ सपोर्ट। फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ सपोर्ट मतलब क्या होता है, रिएक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड टूवर्ड्स द बॉडी। मतलब जो बॉडी है, ये बॉडी दिया हुआ है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जैसे बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, आप डेफिनेशन देखते जाइए। रिएक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड टूवर्ड्स द बॉडी। मतलब हम लोग का ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, बीच में जो हम लोग का कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये हम लोग का कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल लगेगा। मतलब ये नॉर्मल पे आएगा सपोर्ट रिएक्शन के, मतलब एकदम परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस से, तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ सपोर्ट। तो ये दोनों सेम है, हम लोग को परपेंडिकुलर बनाना है स्पोर्ट्स, ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट से। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। हिंज सपोर्ट का जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसमें कितने ये फोर्सेस लगते हैं अगर बॉडी हटाए हिंज सपोर्ट से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इधर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, डायग्राम में इधर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और ये बॉडी आगे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इसको हटाना पड़ता है। इसको हटाए तो क्या लगता है, दो फोर्सेस लगते हैं हिंज सपोर्ट में। हिंज सपोर्ट में दो फोर्सेस लगते हैं, तो दो फोर्सेस लगते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। सेम इधर भी है इंक्लाइंड में, हम लोग इसको हटाएंगे, दो फोर्सेस लगेंगे, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अभी हम लोग का आ गया रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस ओनली वन रिएक्शन इज पॉसिबल। मतलब कि जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है, इस पे एक ही फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा वो मैं बताता हूँ। ये जैसे कि अभी ये आगे पीछे हो रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये डायरेक्शन में भी जा सकता है, और रोलर है, पर ये ऊपर नहीं जा सकता। ये पोल जो है ये ऊपर नहीं जा सकता, तो इसको जो हम लोग फोर्स लगाएंगे, ये अपवर्ड का फोर्स लगाएंगे। आगे पीछे तो जा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा। मोमेंट भी होगा क्योंकि इधर हिंज है, तो ये मोमेंट भी होगा, मतलब मोमेंट भी इधर नहीं लगाएंगे। मतलब जो जो फोर्स एक्ट हो रहे वो सब नहीं लगाएंगे, जो फोर्स नहीं एक्ट हो सकते वो वाला हम लोग रिएक्शन लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ ये वाला फोर्स एक्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला रिएक्शन लगाएंगे आर ए वाई डायरेक्शन में। सेम टू सेम इसमें भी है इंक्लाइंड में। अभी हम लोग का आ गया फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, टू रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन एंड वन रिएक्टिव मोमेंट। मतलब जैसे कि ये फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट है, मतलब ये दीवार है, दीवार में रॉड लगा हुआ है। अब ये ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा, ना राइट जाएगा, ना मूवमेंट होगा इसमें, क्योंकि ये फिक्स्ड है, दीवार में है। तो इसलिए इसको सारे रिएक्शंस लगाए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मूवमेंट भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, टू रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, टू रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन एंड वन रेजिस्टिव मोमेंट। मतलब एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा और एक रेजिस्टिव मोमेंट भी आएगा, तो इसे कहते हैं फिक्स सपोर्ट। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लैमिस थ्योरम, ये ओरल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइए। लॉस सारे याद करके जाइए, क्योंकि उन लोग कोई भी लॉ पूछ सकते हैं आपसे, तो इसलिए ये एक वैरिग्नॉन्स थ्योरम हो गया, एक लैमिस थ्योरम हो गया, और आगे जो थ्योरम आते जाएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी लैमिस थ्योरम है,
इफ एनी बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस ओनली देन ऑल थ्री फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब जो दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो साइन से ही रहेगा अगर तीन फोर्सेस रहेंगे तो। इफ एनी बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, मतलब अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस तो वो बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल। जो उसका एंगल दिया रहेगा वो साइन से रहेगा, मतलब वो एंगल साइन का रहेगा बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, मतलब वो बाकी दो फोर्सेस के ऑपोजिट में रहेगा। अभी जैसे कि यहाँ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ तो ये फॉर्मूला है। अभी हम लोग का ये तीन फोर्स है θ1, θ2, θ3। F1 इज प्रोपोर्शनल टू θ1, मतलब उसके ऑपोजिट का जो एंगल रहेगा वो, हम लोग को एंगल जो भी लेना है लेमिस थ्योरम का वो उसके ऑपोजिट का एंगल लेना है, ठीक है। अभी F2 के लिए θ2 आएगा प्रोपोर्शनल टू, F3 के लिए θ3 आएगा। तो अभी हम लोग लेमिस थ्योरम का एक फॉर्मूला है F1 डिवाइड बाय साइन θ1, F2 डिवाइड बाय साइन θ2 एंड इक्वल्स टू F3 डिवाइड बाय साइन θ3। अभी हम लोग को इसका दो कोई भी एक वैल्यू पता होगी और एक एंगल पता होगा तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग को इसमें से कोई भी एक चीज़ पता होगा, कोई भी दो चीज़ पता होगा तो हम लोग बाकी सब तो निकाल सकते हैं। और ये थीटा तो पता ही होना चाहिए, थीटा नहीं पता होगा तो हम लोग मतलब थीटा भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए ये फार्मूला है, फार्मूला भी उन लोग पूछ सकते हैं। इसको भी मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। हाँ तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूवीएल एंड फार्मूला, और उसके बाद का क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूडीएल एंड फार्मूला। अभी हम लोग का यूवीएल का फुल फॉर्म क्या है, वो लोग फुल फॉर्म पूछते हैं क्योंकि ये चैप्टर में पूरा जो इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स है पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है, इस पे और इसके पूरे फार्मूला पे, तो इस पे ध्यान दीजिए। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल का मतलब है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब जो लोड है वो वेरी करता है हर जगह पे। जैसे कि ये दिया हुआ है और ये ऐसा फोर्स है, ठीक है, अभी ये फोर्स है तो ये हर जगह पे वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ और फोर्स है, यहाँ पे कुछ और 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 है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 मीटर। हाँ तो 6 मीटर है। तो अभी हम लोग को इसका फोर्स दिखाना है। अभी हम लोग को इसमें एक पॉइंट लोड दिखाना पड़ता है, जो पॉइंट लोड के लिए हम लोग को ये फार्मूला यूज आता है। तो ये फार्मूला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसको पॉइंट लोड कहाँ दिखाएंगे, पहले तो ये बात उठती है। अभी हम लोग इसका पॉइंट लोड दिखाते हैं L/3 पे, जो इसका लेंथ है डिवाइड बाय 3 पे, 6 डिवाइड बाय 3 पे। तो इसका ठीक है, तो L/3 पे दिखाते हैं। तो L/3 मतलब कौन सी साइड से, लोअर साइड से कि अपर साइड से? हम लोग दिखाते हैं अपर साइड से, मतलब यहाँ पे कहीं तो दिखाएंगे 2 मीटर पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर। तो ये 2 मीटर पे दिखाए हम लोग। अभी हम लोग इसका पॉइंट लोड का वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू देने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू फोर्स, फोर्स मतलब हाईएस्ट जो फोर्स है इसका 2 इंटू 6, मतलब जो उसका ओवरऑल डिस्टेंस है, ओवरऑल डिस्टेंस कैलकुलेट करके तो वो फोर्स डालना है 6। तो ये हो गया यूवीएल। अभी हम लोग जाते हैं यूडीएल के ऊपर। यूडीएल क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इसका फोर्स कैसे बनता है, ये ऐसा रहता है, मतलब हर जगह पे फोर्स सेम रहता है, हर जगह पे फोर्सेस सेम है। अभी हम लोग समझते हैं यहाँ 10 किलो न्यूटन है, ठीक है, 10 किलो न्यूटन है।
डिस्टेंस सेम लेते हैं 6 मीटर। इसका फोर्स कहाँ दिखाएंगे? इसका फोर्स दिखाते हैं एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब L/2 पे, L/2 मतलब 6/2। इसका डिस्टेंस 6 L/2 पे दिखाते हैं, तो L/2 पे मतलब हाफ पे दिखाएंगे। तो इसका फोर्स क्या लेंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब 10 इंटू 6, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया यूडीएल का। तो ये लास्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर का। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, फ्रिक्शन पे। हाँ, तो ये हम लोग का है फ्रिक्शन चैप्टर। फ्रिक्शन चैप्टर में क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शन चैप्टर मतलब उसका पहला क्वेश्चन रहता है व्हाट इज फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन क्या होता है। जब बॉडी और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, जब बॉडी, ये समझो ये बॉडी और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जब बॉडी मूव करती है तो जो फोर्स ऑपोजिट में लगता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जब फोर्स आगे लग रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स इज डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, विच प्रिवेंट्स मोशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी को जो मूव होने नहीं देता जब तक कि उसका लिमिटिंग फोर्स नहीं आ जाता, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट डाल देते हैं। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है फ्रिक्शन में है व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, मतलब जब तक कि वो बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स रोक पाता है, मतलब जब वो जो रेजिस्टिव फोर्स रहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो जितने मैक्सिमम पॉइंट तक वो लग सकता है, जितने मैक्सिमम पॉइंट तक वो रोक सकता है वो बॉडी को, एट द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जिस लिमिट तक वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है या फिर वो रोक सकता है वो बॉडी को मूव होने से, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और जब बॉडी मूव करने लगती है, जब बॉडी मूव करने लगती है, इस पे आप ध्यान मत दे, इस पे ध्यान दे, जब बॉडी मूव करने लगती है व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी इज रेडी टू स्टार्ट इस मोशन, मतलब जब बॉडी स्टार्ट होती है, जस्ट स्टार्ट होने के मोशन पे, स्टार्ट होने के मूवमेंट पे रहती है, तो वो मोशन को बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी इज रेडी टू स्टार्ट इट्स मोशन देन इट इज कॉल्ड एज इम्पेंडिंग मोशन। तो होप सो आप लोगों को समझा होगा ये लॉस ऑफ फ्रिक्शन है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पे। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पे जो फोर्स लगता है सरफेस पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है सरफेस पर जो मैक्सिमम हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वो जो रिएक्शन को लगेगा नॉर्मल, मतलब वो जो जिधर वो बॉडी है, जो सरफेस पे वो बॉडी है, उसको एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो उसी के ऑपोजिट में समझो फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो उसी के ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसका नाम अगर इसका आर है तो म्यू इंटू आर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आर एन दिया हुआ है नॉर्मल का वैल्यू, तो म्यू आर एन, ठीक है। और ये फोर्स है पी, ये ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये जैसे कि दिया हुआ है एफ मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, नॉर्मल मतलब आर एन, इसका मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल, और ये एफ मैक्स है मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल लिमिट, तो एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू आर एन। ये हम लोग को फॉर्मूला यूज होता है क्वेश्चंस में। हम लोग का सेकेंड लॉ जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो एक लाइन में चल रहा है नॉर्मली, मतलब रुका हुआ है, वो ग्रेटर देन होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से वो ग्रेटर देन होता है। अभी हम लोग का थर्ड लॉ जो है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस।
एंड द टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मतलब वो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब जो उसका सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स, कितना मैक्सिमम उसका लिमिट है, लिमिटिंग फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि वो बॉडी पे डिपेंड करता है। वो जो बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग का फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सरफेस पर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर, ठीक है। तो अभी हम लोग का दूसरा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस व्हेन बॉडी इम्पेंड्स देन इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी इम्पेंड्स करती है, मतलब बॉडी जब मोशन में आने वाली रहती है, तो हम लोग ने तो उसका देखा था, उसको नॉर्मल लगता है, एक ये लगता है, तो हम लोग उसका एक रिजल्टेंट बनाते हैं, ये उसका रिजल्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग ने फाई दिया हुआ है। तो हम लोग ने इधर डेरिवेशन किया हुआ है tan phi इक्वल्स टू एफ मैक्स अपॉन आर एन, मतलब नॉर्मल अपॉन एफ मैक्स, एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल लिमिट, ठीक है। तो म्यू आर एन अपॉन आर एन, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं आर एन, वही लिखा हुआ है म्यू आर एन अपॉन आर एन, आर एन मतलब नॉर्मल। तो tan phi इक्वल्स टू म्यू, आर एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू, तो tan phi मतलब tan उस तरफ चला जाएगा तो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी आया एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल टू विच बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट just starts its motion along the plane in downward direction is the absence of external force is called as angle of repose। मतलब जिस एंगल पे वो बॉडी इंक्लाइंड हुई है, जैसे अभी इधर अल्फा है, ये एंगल पर बॉडी इंक्लाइंड है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और उसके ऊपर बॉडी रखी हुई है और वो बॉडी इम्पेंड्स करने वाली है, मतलब आगे बढ़ने वाली है, जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बस है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स का, काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडी का। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और टाटा बाय बाय।